तेज है गधे के बल नहीं है। चलो पहले जो एक क्वेश्चन बचा था उसको कंप्लीट कर दिया जाए। उसको कंप्लीट कर दिया क्योंकि हम क्वेश्चन आधा पढ़ लिए थे। वो हो गया सर? नहीं हुआ सर, आप समझा दीजिए। ठीक है, हमारे कैसे हो गया? तुम कह रहे हो क्वेश्चन टफ भी है और तुम्हारा हो भी जा रहा है, बताओ। हो गया है, मैं बस याद नहीं आ रहा। तो 10th कैसे की हो? 10th तो उसी पे बेस्ड है। 10th वाला ही हम बोल रहे हैं। सर वो इलस्ट्रेशन से बोल रही है ना। इलस्ट्रेशन नहीं, हम प्रैक्टिकल। चलो देखो, इसको हमको कंप्लीट करने दो पहले। तो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया था और उसको एक बार हम एक बार रिपीट करते हैं। तो हमने बताया था कि जो सैलरी होता है एम्प्लॉय का नोटिस के बाद होता है वो अनसिक्योर्ड होता है। जो मैनेजर की सैलरी होती है वो अगर नोटिस के बाद होती है तो अनसिक्योर्ड होती है। अगर कोई लोन दिया गया होगा जिसके बदले में गारंटी मैनेजिंग डायरेक्टर ने दिया है और अगर डायरेक्टर उसको पे करता है तो वो भी अनसिक्योर्ड हो जाएगा। टैक्स अगर 12 महीने से ज्यादा का है तो वो भी अनसिक्योर्ड हो जाएगा। और कुछ बचा है? इतना ही चीज हम लोग शायद पढ़े थे। ठीक, इनकम टैक्स बताया तो टैक्स अगर 12 महीने से ज्यादा होगा। रेंट बता दिया। रेंट में भी हाँ, अगर लैंडलॉर्ड वाला रेंट होगा, सही करो, अगर लैंडलॉर्ड वाला रेंट होगा तो अगर नोटिस पीरियड के बाद होगा तो वो भी अनसिक्योर्ड माना जाएगा। अब इसी के बेसिस पे वो कह रहा है देवी कि आओ देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले कह रहे कि द बैंक कॉल्ड अपॉन द डायरेक्टर्स टू इंप्लीमेंट देयर गारंटी। देयर आर नो एरियर्स ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट। द अमाउंट ओइंग टू द गवर्नमेंट फॉर इनकम टैक्स फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ बिफोर द कमेंसमेंट of winding up is 17,550, out of which 14,300 are the period of 12 months before the commencement of winding up। सबसे पहले तो इनकम टैक्स में कह रहा है दो हिस्सा। ठीक, टोटल था हमारे पास 17,550 का, जिसमें से कह रहा है कि 14,300 ये 12 महीने के अंदर का है। तो बाकी कितना बच गया? बाकी कितना बचा? 17,500 में से फिर घटा देंगे 14,000 फिर। वाह 3,250। थैंक यू। हाँ तो वही हुआ ना। 3250 जो होगा, ठीक है, 3250 जो होगा वो क्या होगा? 12 मंथ से ऊपर, तो ये हो जाएगा मेरा अनसिक्योर्ड। ठीक, ओके सर। फिर कह रहा है कि द कंपनी क्लोजेड इट्स अकाउंट ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी हैड ऑलरेडी बीन सर्व्ड विद नोटिस टू क्विट ऑन 31 अक्टूबर 2016। दे एडमिटेड एन अमाउंट ऑफ 2,730 फॉर सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस। ल्यू ऑफ नोटिस में कितना है? अब हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी में कह रहा है 2,730 जो है वो नोटिस वाले हैं। तो ये जो नोटिस वाले हैं ये भी क्या हो गए? अनसिक्योर्ड। ओके सर। फिर कह रहा है कि रेंट वॉज पेड अप टू 31 अक्टूबर 2016। द प्रीमाइसेस वर हेल्ड अंडर अ लीज विद एनुअल टेनेंसी। द लैंडलॉर्ड एग्रीड टू वेव द राइट टू नोटिस ऑन द लिक्विडेटर्स अंडरटेकिंग टू पे हिम 2 मंथ रेंट दैट इज 650, यानी कि 650 रुपए रेंट का। तो रेंट में जो 650 है वो भी क्या हो गया? अनसिक्योर्ड हो गया। अच्छा, एक सैलरी का कितना अमाउंट है ये भी कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है, छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि वन ऑफ द क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर में अच्छे से डिस्कस किए थे। फिर एक बार बता दे रहे कि एक कंपनी का क्रेडिटर था, कितने का था? 13,000 का क्रेडिटर था और एक मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स था 6500 का। ठीक, ये 13,000 वाला अपना लायबिलिटी पूरा करने से मना कर दिया तो मैंने इसके ऊपर डैमेज क्लेम कर दिया और इसने भी मेरे से, हमने इसको अपना दायित्व नहीं पूरा कर पाया ऑब्लिगेशन, तो इसने भी मेरे ऊपर डैमेज क्लेम कर दिया। इसका डैमेज कितने का था? 1625। तो ये अब हमको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि 13,000 में से इतना तो मैंने डैमेज ले लिया। इसका मतलब कि बाकी बचा हुआ ही मेरा क्या होगा? क्रेडिटर होगा। उसी तरीके से 6500 का ट्रेड रिसीवेबल था, इसने मुझसे कितना डैमेज लिया? 975। कितना? 975। ठीक, इतना बात समझ में आया? यानी कि अब मुझे 975 नहीं मिलेगा, बाकी मुझे मिलेगा। ठीक, इस केस में मुझे कम देना होगा और इस केस में मुझे ज्यादा, सॉरी, कम मिलेगा। ठीक, अच्छा,
इतनी चीजें हम लोगों ने नेक्स्ट पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। उसके बाद से कह रहा है द क्रिएटर्स रिफ्यूज, ठीक है 1625, अच्छा मेड अ क्लेम फॉर, ठीक है इतना भी हो गया। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 7800। अब हमारा गुल्लक का काम आएगा। तो गुल्लक में हमारे पास सबसे पहले मैंने फर्नीचर बेच दिया। फर्नीचर मैंने कितने का बेचा है? 7800 का। तो गुल्लक में 7800 आ गया, ठीक। और हमने क्या किया है? इन्वेस्टमेंट क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट वैल्यूलेस हो गया। ओ माय गॉड, इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट मेरा खत्म हो गया। लोग खत्म कर दो इसको, ठीक। फिर कह रहा है मेरे पास ट्रेड हैज, ठीक है, सम्स ओइंग बाय ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर ऑल कलेक्टेड, पूरा मिल गया। एंड यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स थे कितने के मेरे? अरे हाँ सर वो है 1,04,000 के थे। तो 1,04,000 में से तो 975 के साथ धोखा हो गया था ना, तो बाकी हमको पैसा मिल गया होगा। कितना मिल गया होगा? 1,03,125, सॉरी 025, इतना पैसा मुझे ट्रेड रिसीवेबल का मिल गया होगा, ठीक है ना जी। फिर कह रहा है कि एंड द इंश्योरेंस पॉलिसी वाज सरेंडर फॉर 15,600 आफ्टर द लिक्विडेटर हैड पेड अ फर्दर प्रीमियम ऑफ 585। सुनो मेरी बात ध्यान से, जल्दी से बताओ इंश्योरेंस पॉलिसी था कितने का? उसकी वैल्यू कितनी थी? जो भी रही होगी। कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी ने मुझसे बोला, मुझसे का मतलब कि मैं क्या हूं? लिक्विडेटर। मुझसे आकर के इंश्योरेंस कंपनी बोली कि इंश्योरेंस 16,900 की थी मेरी इंश्योरेंस, मुझे इंश्योरेंस लेना था, मतलब उसका पैसा, इन्वेस्टमेंट का पैसा हमसे लेना था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम एक ही शर्त पे आपको क्या देंगे? इंश्योरेंस का पैसा देंगे, इन्वेस्टमेंट का जो भी आपने किया है तभी हम देंगे जब आप प्रीमियम कितने का पे करेंगे? 585 का। यानी कि लिक्विडेटर आया और अपने जेब से कितना खर्चा दिया? 585 का, और तब जाकर के मुझे क्या मिला? इंश्योरेंस मिला। अब जरा मुझे बताओ कितने रुपया मिला है मुझे? 15,600 मिला है ना। जल्दी से बताओ इतना रुपया रियलाइज हुआ है, या इसमें से अगर हम 985 माइनस, सॉरी 585 माइनस कर दे, इतना पैसा मिला है। माइनस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, 15,600 हमको मिलता, लेकिन 15,600 में से उसने कितना प्रीमियम पे कर दिया? तो एक तरह से तो लिक्विडेटर का एक्सपेंसिव तो है, लिक्विडेटर का जो खर्चा है, तो लिक्विडेटर अपना पहले पैसा निकालेगा, कहेगा बेटा इसमें से जो पैसा बचेगा उसी को तुम किसी को पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मेरा पैसा एकदम अलग कर दो, उस मेरे पैसे के साथ छेड़छाड़ नहीं। तो वो 15,600 मुझे इंश्योरेंस कंपनी दी, लेकिन 15,600 में से 585 पहले ही वो अपने जेब में रख लिया, क्योंकि वो बोला क्योंकि हमने पैसा दिया था। इसका मतलब कि मुझे कितना रियलाइज हुआ होगा? सर मुझे रियलाइज हुआ होगा 15,015। हाँ ठीक ठीक। अच्छा उसके बाद से क्या कर रहा है क्वेश्चन? फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि अ शेयर होल्डर होल्डिंग 2600 इक्विटी शेयर्स फेल टू पे द कॉल ऑफ ₹5 मेड बाय द लिक्विडेटर। इसका मतलब कि मैंने 5 रुपए का शेयर से पैसा मंगवाया। तो जल्दी से बताओ कितने मेरे इक्विटी शेयर्स थे? सर मेरे इक्विटी शेयर्स थे 6500। कितने लोग थे? अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, यहां पे इक्विटी शेयर्स को ऊपर हम लिख रहे हैं, ठीक है। 6500 लोगों से मैंने बोला चलो बेटा 5 रुपया दो, उसमें से 2600 निकले नालायक। क्या निकले? कहे मैं नहीं दूंगा 5 रुपए के हिसाब से। यानी कि एक्चुअल में हमको कितने लोगों से बस मिला होगा? 0 0 15 में से बचेगा 9 और यहाँ 4 5 3900 लोगों ने ही मुझे 5 रुपए के हिसाब से पैसा दिया होगा। कहानी समझ में आई? मैंने बोला चलो 6500 पैसा दो, उस पे से 2600 क्या निकले? नालायक। कहे हम नहीं देंगे 5 रुपया, तो हमने कहा मत दो, कोई बात नहीं, तुम्हारे शेयर को भी हम एक तरह से फॉरफिट कर ले रहे हैं, काम ही खत्म। जो पैसा नहीं देगा वो अब तुम्हारे शेयर होल्डर। अच्छा आज के डेट में अगर तुमसे कोई पूछता है तुम्हारी कंपनी में कितने शेयर होल्डर, तो कितना बताओगे? आज के डेट में कितने शेयर होल्डर है? यस,
क्योंकि जो 5 थे उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, तो वो नकारे निकल गए। ठीक, तो इसका मतलब कि मेरे पास आज के डेट में कितने शेयर होल्डर हैं? लास्ट में जो पैसा बचेगा सबको देने के बाद वो कितने लोगों में बटेगा? 3900 में। कुछ कहानी समझ में आई? ओके सर। फिर कह रहा है बस अब तो काम खत्म। लीगल कॉस्ट है 780, तो लीगल कॉस्ट कितनी है? 780, और हमारे पास लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना है? 6500। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना है? अब बताओ जरा, इस गुल्लक के बाद कुछ बचा? बोलो। मराओगे तुम ना। क्वेश्चन नहीं देख रही है सर। हाँ, देखो इधर, इतनी बात समझ में आई? अब कहो तो हम इस ग्राफ को ही देख करके पूरा क्वेश्चन पढ़ दे और बताए क्या क्या हुआ है। हो भी गया। हो गया, कुछ है ही नहीं भाई। देख लो, यहां से तुम्हारे पास पैसा आया, तो जहां जहां से पैसा आया वो डेबिट साइड में, जहां जहां पैसा दी तो बताओ कितना पैसा दियो? 780 इसको दियो, 6500 इसको दियो। उसके बाद से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का हिसाब निकालोगे। कमीशन नहीं निकलना है ना? कमीशन कहाँ निकाल? कमीशन साफ साफ दे दिया ना, इतना है, वो तो काम ही खत्म हो गया। सिर्फ हमको अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, और किसको करना है? अनसिक्योर्ड को। 780 वो लीगल एक्सपेंस है। हाँ, लेकिन इसमें 780 है तो ठीक है। इसका मतलब पहले इसका, फिर इसका, और उसके बाद से किसका पेमेंट होगा? अनसिक्योर्ड। उसमें भी पहले अगर प्रेफरेंशियल वाले होंगे तो उनका, और उसके बाद से अनसिक्योर्ड वालों का, और ये सब के सब तुम्हारे अनसिक्योर्ड। ठीक, अच्छा जल्दी से बताओ, ये 14300 तुम्हारा क्या है? सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड। इतना मराओगे, सिक्योर्ड नहीं है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। बोल रहे थे सर इसका सुन के। वो सिक्योर्ड नहीं है, वो क्या है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। इसका मतलब पहले इनका पेमेंट होगा। ठीक, बाकी ये सब तो अनसिक्योर्ड है ही। आ रही कुछ कहानी समझ में? बोलो। सर एक चीज है बोलो। कि अमाउंट रियलाइज्ड और एसेट्स रियलाइज्ड में क्या अंतर है? अमाउंट मतलब पैसा रियलाइज होना, एसेट रियलाइज का मतलब एसेट बेच करके जो पैसा मिलता है, तो एसेट रियलाइज ही बोलता है, अमाउंट रियलाइज नहीं बोलता है। नहीं नहीं सर, सर, ये क्वेश्चन अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट ये बोला है। हाँ, अमाउंट रियलाइज का मतलब कि कौन कौन सा पैसा हमको मिला है, उसमें इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता अमाउंट रियलाइज्ड जब बोल रहे हैं ना, तो उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों उसमें ला रहा है। अमाउंट का एसेट्स बोल रहा है तो केवल एसेट्स ही ला रहा है। अमाउंट रियलाइज का मतलब होता है कहाँ कहाँ से मुझे पैसा मिला, कहाँ से मुझे पैसा मिला। पैसा तुमको कहीं से भी मिल सकता है। ठीक, और एसेट रियलाइज का मतलब कि तुम एसेट बेचे तो कितना पैसा मिला, तो उसमें दिक्कत क्या है? सब के सब तुम्हारे डेबिट साइड में डाल दो। तो थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है। क्यों कंफ्यूज होगी? झूठे कंफ्यूजन, जबरी कंफ्यूजन हमको पैदा कर। 7 बताइए। खत्म, इसको मिटा दें कि करवाएं बैठ के? नो सर, 7 बताइए सर। सर थोड़ा सा, सर थोड़ा। प्रैक्टिकल हो रहा 50,000 जरा बता 50,000 की एंट्री कैसे की? है। इंटीरियर अब गुल्लक बनेगा। कहाँ एंट्री क्या ना कर रही हो? एंट्री कहाँ पास करना है? इसमें अकाउंट एंट्री एक भी कर ही नहीं रही है सब। एंट्री कहाँ है? अकाउंट पास करना, अकाउंट बनाना है ना। स्टेटमेंट बनाना है। जो 50 है ना, वो फ्रीटर में फिलहाल कुछ मिला हुआ है। तो अमाउंट नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है टोटल। प्रेफरेंस ये एग्जाम में अकाउंट लेकिन बना देना, गुल्लक पर बना के। सर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, मतलब कॉपी खरीदना है ना, बताएंगे तो कर देंगे। एक मिनट ये क्या अरे गिरना मत मेरे भाई। 3 लाख है ना, 3 लाख में मिला हुआ है। रेट पेपर तो अलग से क्यों दे रहा है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सब 50,000? वो तो बैलेंस दे नहीं रहा है, बैलेंस शीट दे नहीं रहा है वो। बैलेंस शीट में क्या मतलब है? तुम बैलेंस शीट में तो 5% ओवर बुक भी नहीं दिया है। मतलब ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो करोगी ना, तुम ट्रीटमेंट नहीं करोगी। तो जैसे 5% ओवर बुक वैल्यू कर रही हो, वैसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भी तो करोगी।